हेलो दोस्तों, इस पीबीएस स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कल हमने देखा था बंगाल के गवर्नर और आज देखेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल। तो किस प्रकार से आपका बंगाल में गवर्नर का सिलसिला चला उसको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो आप लोग को पहले कहना चाहेंगे, पहले आप देख लीजिए बंगाल के गवर्नर वाला, उसके बाद देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो उसमें हम बताए थे मुख्य रूप से कि शुरुआती दौर में जब कंपनी 1797 के जीत गया था, उस टाइम रॉबर्ट क्लाइव यहाँ था, तो उसको प्रथम बंगाल के गवर्नर बनाया गया था। तो उसके बाद आपको कुछ दिन के लिए हॉलवेल को बनाया गया था, फिर वेंसिटाट आए थे, फिर उसके बाद दोबारा फिर वेंसिटाट के बाद आया गवर्नर दोबारा फिर आया था ये रॉबर्ट क्लाइव 1765 से 67 के लिए। फिर उसके बाद बेरेलेस्ट आए, फिर उसके बाद कर्टियर आए, फिर उसके बाद अंतिम और बंगाल के अंतिम गवर्नर एवं बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में वारेन हेस्टिंग्स आए थे। इनका शासन काला गया था। तो उसको आप देख लीजिएगा, 15 मिनट का वीडियो है, देखने के बाद बेहतर रूप में समझ में आएगा। तो मुख्य रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी होगा जो बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं। और अभी जो वर्तमान में देख रहे हैं कि एक बिहार में नई बहाली आने वाली है, शिक्षक की बहाली जो बीपीएससी लेगा, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि गवर्नर जनरल का जितना भी टॉपिक है बीपीएससी का फेवरेट रहा है और यहाँ से प्रश्न आता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग लास्ट तक देखिएगा और देखने के बाद अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं बंगाल का गवर्नर जनरल। इससे पहले हम गवर्नर देख चुके हैं, आज हम देखते हैं गवर्नर जनरल। तो पहला बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में आपको रेगुलेटिंग 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था प्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल। तो आइए सीरियसली देख लेते हैं। इनसे इनका पहला पूछला कि इनका शासनकाल कब से कब तक था। तो इन्होंने 1772 से 85 तक, जिसमें मुख्य रूप से 1772 से 73 तक मुख्य रूप से गवर्नर के रूप में कार्य किए थे, गवर्नर के रूप में बंगाल के गवर्नर के रूप में कार्य किए थे। और उसके बाद जब रेगुलेटिंग एक्ट जब आया आपका 1773 और इसी एक्ट के तहत इनको 1774 में बंगाल के प्रथम आपको गवर्नर जनरल बनाया गया। तो पूछता है क्वेश्चन कि किस एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल के गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में इनको गवर्नर जनरल बनाया गया। तो इनसे पहला प्रश्न आपको आएगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बने बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने। फिर इसी से नेक्स्ट पॉइंट आपका आएगा कि जब इनका शासनकाल चल रहा था तो 1773 एक्ट के तहत ही 1773 एक्ट के तहत ही कलकत्ता में प्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। प्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में हुआ, जिसका प्रथम न्यायाधीश बोलिए या जो प्रथम न्यायाधीश थे, प्रथम न्यायाधीश सर एलिजा एमपे को बनाया गया। सर एलिजा एमपे को तो बहुत प्रश्न पूछा गया बहुत सारे एग्जाम में कि प्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में कब हुई थी। तो कलकत्ता में बोल रहा है। अगर भारत में आ जाएगी, भारत में प्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो हम लोग को जब आज़ादी मिली थी उसी समय 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। तो वहाँ क्वेश्चन फंसाएगा तो इस तरह फंसेगा नहीं। यहाँ पूछा कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भारत में जब कलकत्ता में कब हुई, तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट का 1774 में प्रथम बार कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसका न्यायाधीश प्रथम न्यायाधीश सर एलिजा एमपे को नियुक्त किया गया था। और अगर भारत में पूछा कि भारत में प्रथम सुप्रीम कोर्ट स्थापना कब हुई, तो 28 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी। तो सर एलिजा एमपे को बनाया गया। इसके बाद इससे प्रश्न आता है कि एक व्यक्ति थे नंद कुमार बंगाल के ही थे। इन्होंने आरोप लगाए थे कि जो आपका जो वारेन हेस्टिंग्स है, इन्होंने नवाब की पत्नी से घूस लिए हैं। इन्होंने नंद कुमार हैं जिन पे झूठा आरोप लगा था। और
जिन्होंने आरोप लगाया जब वारेन हेस्टिंग्स पे, तो सर एलिजा एम पे का मैटर गया। उसके बाद इन पे झूठा आरोप सर एलिजा एम पे और वारेन हेस्टिंग्स ने झूठा आरोप लगाकर झूठा आरोप लगाने के जुर्म में इन्हें फांसी की सजा दे दी थी। फांसी की सजा इन्हें दी गई थी नंद कुमार को। तो प्रश्न पूछता है कि नंद कुमार को फांसी की सजा किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी? तो वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुई थी और इसी को न्यायिक हत्या कहा गया। भारत में प्रथम न्यायिक हत्या इसको कहा गया। तो पूछता है कि भारत में प्रथम न्यायिक हत्या किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था। मतलब इनको इनका दोष ये सिर्फ था, गलती ये इन्होंने किया था कि नंद कुमार ने आरोप लगाया था वारेन हेस्टिंग्स पे कि ये जो नवाब की पत्नी उससे घूस लिया है, और इसी के जुर्म में इनको मुकदमा चला करके इनको झूठा आरोप लगाने के जुर्म में इनको फांसी दे दी गई। क्योंकि ये भी अंग्रेज थे और ये भी सर एलिजा एम पे भी अंग्रेज था। तो इन लोगों का तो यही प्रवृत्ति ही था कि भारतीयों को किसी तरह मतलब दबा के रखना। इनसे और एक बहुत फेवरेट प्रश्न पूछा जाता है कि जब ये 1772 में जब ये आपको गवर्नर बने तब इन्होंने जो आपका इससे पहले हमने वीडियो में बताया है कि 1765 में क्लाइव था जिन्होंने द्वैत शासन लगाया था। तो द्वैत शासन को इन्होंने 1772 में, चूँकि 1765 से 72 तक चला था, 1772 तक चला था। तो 1772 में जब इन्होंने गवर्नर बने, इसी टाइम इन्होंने द्वैत शासन को समाप्त कर दिया। गवर्नर बनते ही द्वैत शासन का एक दोस्त कमेंट कर रहे थे कि आपका मेरा ईमेल आईडी पे कमेंट किए हैं कि मतलब द्वैत शासन को आपने कल का वीडियो में डिटेल में बताया। तो द्वैत शासन का मतलब था दोहरी शासन। एक जो अंग्रेज था एक शासन चलाता था, एक बंगाल के नवाब चलाते थे। बंगाल के नवाब तो जो कर्तव्य होता था, कर्तव्य का निर्वहन इनको दिया गया था। जो भी जिम्मेवारी इनके ऊपर थोपा गया था। और अंग्रेज अपना सिर्फ जो वित्तीय मामला था, जो लेन देन के जो टैक्स होता था इत्यादि वसूलता था अंग्रेज। तो इसी को दोहरी शासन कहते हैं। अंग्रेज मुख्य रूप से जो इनकम का जो स्रोत था, आप कह सकते हैं कि जो व्यवस्था था, तो अंग्रेज संभालते थे। जिम्मेवारी जो होता था, जिम्मेवारी जनता के प्रति जो जवाबदेही होता है, उसको नवाब के हाथ में दे दिया गया था। तो इसी को समाप्त करके पूरा अधिकार अपना हाथ में वारेन हेस्टिंग्स ले लिए थे। द्वैत शासन को समाप्त कर जो आपका जो एक कर्तव्य वाला था, या आप कह सकते हैं कि जो जनता की सेवा वाली जो बात थी, सुख सुविधा प्रदान करना, उसको भी इन्होंने खत्म कर दिया और द्वैत शासन को भी खत्म कर दिया और डायरेक्ट अपने हाथ में शासन ले लिया था। तो द्वैत शासन नहीं होता। तो द्वैत शासन की समाप्ति वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में 1772 में। इसके बाद एक प्रश्न और आता है कि एक 1784 में इन्हीं के शासनकाल में 1784 में बंगाल में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया गया। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया गया। तो बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना बंगाल में किसने किया था? तो विलियम जोन्स द्वारा किया गया था 1784 में। 1784 अपडेट भी याद रखिएगा। 1784 में बंगाल में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। तो एक प्रश्न पूछता है कि जब एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई तो उस समय गवर्नर जनरल बंगाल के कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स थे गवर्नर जनरल। और जब अभी आपने देखा कि जो नंद कुमार जो बंगाल के थे, इनके झूठा आरोप लगाकर जो फांसी दी गई थी, इसी के जुर्म में इन्हें जब ये वापस ब्रिटेन गए तो यहाँ पे इनके ऊपर मुकदमा चला, महाभियोग ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चला गया और एक लंबे समय तक महाभियोग चला था और अनंतः इन्हें बरी कर दिया गया। महाभियोग तो चला मगर बरी कर दिया, क्योंकि ये भी अंग्रेज थे, वहाँ भी अंग्रेज था। तो इन्होंने जो महाभियोग लगा तो फिर ब्रिटिश संसद द्वारा इन्हें आरोप मुक्त कर दिया गया। आरोप मुक्त कर दिया गया। तो प्रश्न पूछता है कि किस गवर्नर जनरल के विरोध में महाभियोग चला था?
या पूछता है कि किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग की प्रक्रिया चली थी ब्रिटेन की संसद द्वारा, तो वो वारेन हेस्टिंग पे चला था। और ये नंद कुमार पे जो झूठा आरोप में फांसी दिलवाया था नंद कुमार को, जिसी के आरोप में है ब्रिटिश संसद ने इन पर महाभियोग चलाया था और अनंत एक लंबे समय तक चला था, बट फिर समाप्त हो गया, इन्हें बरी कर दिया गया। तो आइए आगे देखते हैं जो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं, ये भी बहुत भारतीय इतिहास में फेमस रहे हैं। इनको सबसे पहले तो इनसे प्रश्न आता है कि सिविल सेवा के जनक कौन थे। तो सिविल सेवा के जनक भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस ही थे। तो पहला प्रश्न आता है कि सिविल सेवा के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है, और साथ ही साथ पुलिस सेवा के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। तो महत्वपूर्ण रूप से आपका प्रश्न आता है कि भारत में सिविल सर्विस के जनक कौन थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। और इससे और जुड़ी बात समझ लीजिए, जो IAS था, इसको पहले ICS कहा जाता था, और प्रथम बार इसको ब्रिटेन में आयोजित किया गया था 1853 में। उसके बाद 10 साल के बाद 1863 में प्रथम भारतीय ICS अधिकारी सत्येंद्रनाथ टैगोर बने थे। सत्येंद्रनाथ टैगोर बने थे। बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया कि प्रथम ICS अधिकारी कौन थे, तो सत्येंद्रनाथ टैगोर बने थे 1863 में। 1853 में प्रथम बार, मतलब ब्रिटेन में आयोजित किया जाता था, ब्रिटेन में आयोजित किया जाता था, इंग्लैंड में ही 1853 में। और 10 साल के बाद 1863 में सत्येंद्रनाथ टैगोर प्रथम ICS अधिकारी बने थे। और भारत की बात करें तो भारत में इसका आयोजन 1923 से किया गया, 1923 से। और जो ये आपका ICS लिखा है, ICS का फुल फॉर्म होता है कि इंडियन सिविल सर्विस, यानी कि भारतीय जनपद सेवा के नाम से जानते थे पहले। भारतीय जनपद सेवा के नाम से शुरुआती इसको हुई थी, और प्रथम भारतीय जनपद सेवा अधिकारी सत्येंद्रनाथ टैगोर बने थे। और भारत में अगर पूछेगा तो 1923 इसका आयोजित होने वाला परीक्षा। फिर इससे आपको प्रश्न आता है कि जो आपका जो तृतीय हुआ था, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1790 से 92 तक चला था, इन्हीं के शासनकाल में हुआ था, तो बहुत बार प्रश्न पूछ चुका है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, तो उस टाइम बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। और इससे एक जुड़ी प्रश्न बहुत फेमस है कि 1793 में अस्थायी बंदोबस्ती लागू की, मुख्य रूप से आपका बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्रों में। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों में इन्होंने प्रथम बार लागू किया था। और प्रारंभिक तौर पे इसे जब आपका जो कंपनी और जो जमींदार था उसके बीच में जो बंटवारा होता था, तो 10/11 भाग कंपनी लेता था और 1/11 भाग जमींदार अपने पास रखते थे। तो इस प्रकार से विभाजन होता था। और इसका डिटेल वीडियो आप इसमें मेरा प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। आधुनिक भारत प्लेलिस्ट में लोड है कि किस तरह से अस्थायी बंदोबस्ती आया और कब लाया गया और कितना क्षेत्रों में था और क्या क्या विशेषता है उसको हम बताए हैं। उसके बाद रैतवाड़ी भी बताया है, महलवाड़ी बताया है, तो उसका एक स्पेशल वीडियो सेपरेट लोड है, उसको देख लीजिएगा। फिर इसके बाद इनसे जुड़ा हुआ प्रश्न आता है कि 1789 में दासों के व्यापार पर रोक लगा दिए। तो इन्हीं के शासनकाल में 1789 में दासों के व्यापार पर रोक लगाई गई थी। और इससे एक प्रश्न आपको आएगा कि इन्होंने एक संहिता बनाया था जिसको कॉर्नवालिस संहिता कहते हैं। कॉर्नवालिस संहिता के नाम से जानते हैं। इसमें क्या कहता है कि जो न्यायिक था और प्रशासनिक था, न्याय और प्रशासन को अलग अलग विभक्त किया गया था। इनको भी अलग रखा गया था, इनको भी अलग रखा गया था। तो वर्तमान भी भारतीय संविधान में आपको उल्लेख मिलेगा, जो अनुच्छेद
अनुच्छेद 50 है, इसमें न्यायालय और जो कार्यपालिका है उसको पृथक किया गया है, तो पृथककरण मिलता है भारतीय संविधान में। और ये मुख्य रूप से डीपीएसपी का भाग है, नीति निर्देशक तत्व का। और नीति निर्देशक तत्व को पता होना चाहिए कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो अनुच्छेद 50 में भी इसका जिक्र मिलता है। तो देखिए यहाँ पे कहाँ इसका जन्म हुआ था। जो कॉर्नवालिस इसका जन्मदाता था कि न्यायिक संहिता के तहत इन्होंने न्यायिक और प्रशासनिक को अलग अलग कर दिया था। आज भारतीय इतिहास में भी उसका मतलब प्रारूप देखने को मिला। तो इस प्रकार से इन्होंने कॉर्नवालिस संहिता के तहत न्यायिक और प्रशासनिक को अलग अलग कर दिया था कि न्यायिक है जो न्याय अपना करे और प्रशासन अपना प्रशासन चलाए सुचारू ढंग से। इसके बाद इससे लास्ट एक क्वेश्चन आता है कि जब इनकी मृत्यु हुई तो इनको कहाँ दफनाया गया। तो इनकी मृत्यु के बाद जब इनकी मृत्यु हो गई, मृत्यु के बाद इन्हें गाजीपुर, जो अभी यूपी में है, गाजीपुर में दफनाया गया। गाजीपुर यूपी में इन्हें दफनाया गया। तो ये भी एक और प्रश्न पूछता है इससे रिलेटेड कि बंगाल के किस गवर्नर जनरल का समाधि आपको गाजीपुर में यूपी में है। तो यही लॉर्ड कॉर्नवालिस है, इनका समाधि गाजीपुर यूपी में है। तो इनसे इतना इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछेगा। तो इतना आपको बेसिक तौर पे याद होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। सर्जन शोर से ज़्यादा प्रश्न नहीं आता है क्योंकि ये कुछ ऐसा काम नहीं किया। सर्जन शोर से एक ही प्रश्न आता है कि इन्होंने मैसूर के प्रति हस्तक्षेप नीति अपनाई। तो ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया कि मैसूर के प्रति किसने हस्तक्षेप नीति अपनाई थी। यानी कोई हस्तक्षेप नहीं किया था, कोई हस्तक्षेप नहीं किया इन्होंने, कोई हस्तक्षेप इन्होंने नहीं किया। सिर्फ इन्होंने मैसूर के प्रति शांतिपूर्ण विचारधारा रखा। शांतिपूर्ण इन्होंने विचारधारा रखकर अपना आगे पूरा इस समय अपना ड्यूटी का जो निर्वहन किया। तो आएगा, बहुत एग्जाम में आया भी और आएगा भी कि मैसूर के प्रति हस्तक्षेप नीति किसने अपनाई थी। तो सर्जन शोर ने। इसके बाद जब बेलेजली आते हैं तो फिर आपको चतुर्थ आंग्ल मैसूर देखने को मिलता है। तो आइए बेलेजली को देख लेते हैं। लॉर्ड बेलेजली इन्होंने जब आए तो इन्होंने एक अपना सहायक संधि लाया था। तो इन्हीं के सहायक संधि, तो भारत में सहायक संधि के जन्मदाता इन्हें कहा जाता है। इससे पहले एक डुप्ले था, फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले। इन्होंने पहले इसको अपना लिया था। इसके बाद इन्होंने सहायक संधि इन्होंने यहाँ लागू किया। सहायक संधि का मतलब था कि जो भारतीय शासक थे उनके पास अपनी सेना नहीं रखना होता था। इनको अपना सेना नहीं रखना होता था। ये सहायक संधि का मतलब हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा इसको। चूँकि इसके तहत बहुत सारे भारतीय साम्राज्य को अपने अंडर कर लिया था और बहुत ही आक्रामक नीति अपना था इन्होंने। तो सहायक संधि के तहत भारतीय जो भारतीय शासक थे या भारतीय जो स्थानीय शासक थे या राजा थे, उनको अपने पास सेना रखना नहीं था। अगर सेना रहेगा भी तो ये ब्रिटिश सेना रहेगा। और ब्रिटिश सेना जब रहेगा तो ब्रिटिश सेना का भी भत्ता जो देंगे या वेतन देंगे जो भारतीय शासक को देना होगा। तो सोच लीजिए किस तरह का मतलब ये सहायक संधि था कि सेना भी नहीं रखना है। अगर सेना रखेंगे भी तो ब्रिटिश सेना ही रखना होगा। और अगर ब्रिटिश सेना रखेगा तो भारतीय रखेगा अंग्रेज, क्योंकि लॉर्ड बेलेजली अंग्रेज गवर्नर था। तो लॉर्ड बेलेजली का सेना भी था, जिसको ब्रिटिश सेना कहेंगे। और रखना होगा इसको दरबार में, भारतीय शासक दरबार में। तो फिर भारतीय शासक ही देंगे इसका मतलब जो भी है वेतन देंगे। तो इस प्रकार से बहुत ही घिनौना था संधि। और इसी कारण जो टीपू सुल्तान था उसकी मृत्यु हुई थी। तो इससे प्रश्न पूछता है कि सहायक संधि अपनाने वाला प्रथम कौन था। तो प्रथम आपको याद होना चाहिए, ये आपको बेसिक तौर पे याद होना चाहिए इतना। प्रथम था सहायक संधि अपनाने वाला हैदराबाद के निजाम 1798 में अपनाया। फिर आपका मैसूर अपनाया नहीं, ज़बरदस्ती इसको थोपा गया था। और फिर देखते हैं कि टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में हो गया, चतुर्थांग मैसूर में। तो मैसूर के शासक
ये भी आपको 1799 में जब उनकी मृत्यु हुई तो जबरदस्ती थोपा गया। फिर इसी साल 1799 में ही तंजौर, फिर आप आगे आएंगे तो अवध जो आपको 1801 में और फिर आते हैं जो पेशवा थे, पेशवा जिनको आप मराठा भी कहते हैं, मराठा पेशवा थे, इनको 1802 में। तो इस प्रकार से कर्म याद होना चाहिए कि सहायक संधि अपनाने वाला कौन शासक था। तो बेसिक तौर पे आपको हैदराबाद के निजाम प्रारंभिक रूप में अपनाया था 1798 में, मैसूर के शासक 1799 में, तंजौर भी 1799 में अपनाया था, अवध 1801 में अपनाया था और पेशवा जो मराठा था 1802 में। तो इस पर से एग्जाम में आता है कि निम्नलिखित को सहायक संधि अपनाने वाला कौन सा मतलब क्षेत्र था जिसको क्रम से आप सजाएं। तो हैदराबाद का निजाम पहले अपने 98 में, मैसूर के शासक और तंजौर 1799 में, अवध 1801 में और पेशवा मराठा 1802 में। तो आपको इतना याद होना चाहिए। अब आगे देखते हैं इनसे रिलेटेड। अभी तो हम बताएं कि चतुर्थांग में शुरू जिस मैसूर चतुर्थांग में शुरू युद्ध हुआ था उसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। तो एक प्रश्न ये भी आता है कि चतुर्थांग में शुरू था उसमें उस समय शासक कौन था। तो फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध इसी के शासन में हुआ जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। तो इससे इतना ही। और इनसे रिलेटेड एक और प्रश्न पूछेगा कि विलियम आपका कलकत्ता में विलियम फोर्ट कॉलेज की स्थापना हुई विलियम फोर्ट कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी जॉर्ज बार्लो, इसके शासनकाल में एक 1805 में शुरू हुई थी जो 1806 तक चला था। बेल्लोर का सिपाही विद्रोह, बेल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ था। तो यहाँ से आपको प्रश्न पूछेगा कि बेल्लोर का सिपाही विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था या उस टाइम बंगाल के गवर्नर जनरल कौन था। तो गवर्नर जनरल जॉर्ज बार्लो था जो बेल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ था। इससे ज़्यादा इसे प्रश्न कुछ नहीं आता है, सिर्फ आप क्रम याद रखिएगा। क्रम से जाने के लिए आ जाएगा तो वहाँ पे कन्फ्यूजन गलती लोग करते हैं। तो बंगाल के गवर्नर क्रम अगर पूछेगा तो क्रम में आप याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन सोर, लॉर्ड बेलेजली, जॉर्ज बार्लो, लॉर्ड मिंटो और लास्ट में लॉर्ड हेस्टिंगस, यानी कि वारेन हेस्टिंग्स से लॉर्ड हेस्टिंगस तक। आगे देखते हैं लॉर्ड मिंटो 1807 से 13 तक, इन्होंने 1805 से रहा। तो लॉर्ड मिंटो से बहुत फेमस प्रश्न आता है कि जो रंजीत सिंह की जो अमृतसर संधि हुई थी, रंजीत सिंह के साथ 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी। तो अमृतसर जो पंजाब में है, अमृतसर की संधि, तो ये बहुत एग्जाम में पूछा गया है और आपको बेसिक तौर पे याद होना चाहिए कि जो अमृतसर की संधि हुई थी किसके साथ हुई थी। तो लॉर्ड मिंटो था और रंजीत सिंह था, इन्हीं के बीच संधि हुई थी। लास्ट में देखते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स को। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स से 4-5 प्रश्न आता है आपका, उसको देख लेते हैं। पहला आता है कि प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध जो आपको प्रमुख रूप से 1814 से 16 तक चला था, 1814 से 16 तक चला था। तो आंग्ल नेपाल युद्ध जो भारतीय जो आपका जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग्स और नेपाल के राजा के बीच आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। तो आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 के बीच हुआ था और इसी को समाप्त करने के लिए संगोली की संधि 1816 में हुआ और संगोली के संधि के तहत थी 1816 में हुआ और संगोली के संधि के तहत थी जो आंग्ल नेपाली युद्ध था, इसको समाप्ति हुई थी। तो प्रमुख रूप से इसको पूछेगा। और नेक्स्ट प्रश्न पूछता है कि एक सिंधिया की संधि हुई थी, सिंधिया की संधि 1817 में हुआ था। तो ये सब महत्वपूर्ण पॉइंट है जो इससे रिलेटेड है। तो लॉर्ड हेस्टिंगस से
प्रथम आंग्ल नेपाली युद्ध जो 1814 से 16 तक चला था, जिसमें प्रमुख रूप से अंग्रेजी गवर्नर वारेन लॉर्ड हेस्टिंग्स था और नेपाल के शासक थे। और उसके बाद जो युद्ध हो रहा था तो इसको समाप्त करने के लिए संगोली की संधि करनी पड़ी 1816 में। उसके बाद सिंधिया के साथ संधि भी किया था 1817 में। जिसके बाद इनसे प्रश्न आता है कि पिंडारियों का दमन करने वाले यही थे। पिंडारियों का दमन, ये प्रश्न बहुत पूछा गया है एग्जाम में कि पिंडारियों का दमन किस गवर्नर जनरल ने किया था, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, इन्होंने पिंडारियों का दमन किए थे। पिंडारी कौन थे, तो ये मुख्य रूप से मराठा क्षेत्र के हिंदू और मुस्लिम लुटेरा था। हिंदू और मुस्लिम लुटेरा था, या आप कह सकते हैं कि असामाजिक तत्व था, या इसको कह सकते हैं कि लुटेरा था, एक तरह के मतलब डकैत था, नक्सलाइट था, कुछ भी कहिए। यही सब पिंडारी था जो मराठा क्षेत्र के हिंदू और मुस्लिम था, वो लूटपाट मचाते थे और बहुत से डिस्टर्ब करते थे समाज को। तो इन्होंने पिंडारियों का दमन किया। और इनसे एक लास्ट प्रश्न देख लीजिए, जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो आपको 1817 से 19 तक चला था, इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था 1817 से 1719 तक। इसके बाद इनसे एक और प्रश्न आता है कि जो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो मद्रास के बारामूला जिले में प्रथम बार लागू हुआ था, रैयतवाड़ी व्यवस्था मुनरो द्वारा जो शुरू किया गया था 1920 में, 1820 में, जो आपका बारामूला जिला था, बारामूला जिला तमिलनाडु था, या मद्रास के क्षेत्र में आप कह सकते हैं कि बारामूला जिला शुरू किया था। तो 1820 में भी यही होंगे, क्योंकि देख लीजिए 1823 से 1823 तक इन्होंने रहा। तो प्रमुख रूप से ये सब आपका एग्जाम में आ जाता है, तो बेसिक तौर पर इतना याद होना चाहिए। और इस बार ये फिर देख लेते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल। इससे पहले हम देख रहे थे बंगाल के गवर्नर, इसमें हम लोग देख रहे हैं बंगाल के गवर्नर जनरल। तो प्रथम वारेन हेस्टिंग्स थे, जिनका शासनकाल 72 से 85 तक था। फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस आते हैं 1886 से 93 के बीच। उसके बाद फिर जॉन शोर आते हैं आपको 1793 से 1798 के बीच। उसके बाद इनके बाद लॉर्ड वेलेस्ली आते हैं, जो सहायक संधि लाते हैं और बहुत से साम्राज्य को अपने अधीन कर लेते हैं। जैसे आपको शुरुआती दौर पर हैदराबाद निजाम 1798 में, उसके बाद 1799 में मैसूर को मिला लिया, तंजौर को मिला लिया। उसके बाद 1801 में अवध को मिला लिया, फिर 1802 में पेशवा को अपने अधीन कर लिया। तो वेलेस्ली की सहायक संधि से बहुत सारा प्रश्न पूछता है। जॉर्ज बार्लो, इनके शासनकाल में बेल्लोर में एक सिपाही विद्रोह हुआ था, मुख्य रूप से लॉर्ड मिंटो। इनके शासनकाल में जो रंजीत सिंह के साथ आपका हुआ था, जो अमृतसर की संधि 1809 में प्रमुख रूप से संपन्न हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग्स, इन्होंने पिंडारियों का दमन किया। आंग्ल नेपाली जिनके शासनकाल में हुआ। फिर संगोली की संधि हुई, फिर आपका सिंधिया की संधि हुई, फिर रैयतवाड़ी व्यवस्था इनके शासनकाल में लागू हुआ था मद्रास के क्षेत्रों में। तो इस प्रकार से आपको उम्मीद करते हैं कि बेहतर रूप से समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और अन्य लोग को शेयर कर दीजिए, जो आपका अदर भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।